नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं गांव आज तक। हिंदुस्तान गांवों का देश है। यहां पर करीब 6.5 लाख गांव हैं। हर गांव की अपनी विशेषता है, हर गांव की अपनी अलग कहानी है। इन्हीं कहानियों को आप तक पहुंचाने का नाम है गांव आज तक। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले चलते हैं यूपी के लखीमपुर खीरी, जहां एक गांव पर टाइगर ने हमला बोल दिया है। कुछ ही देर पहले मौत की आहट से रूबरू हुए दर्शन सिंह बता रहे हैं कि कैसे उस खूंखार चीते ने यहां पर दस्तक दी और कैसे 1.5 घंटे तक इनके घर के लोगों की सांसें थमी रही। दहशत के कई घंटे बीत जाने के बावजूद इन लोगों के भीतर से मौत का डर जा नहीं पाया है। जैसे ही कोई आहट होती है, इन्हें लगता है कि आदमखोर फिर से आ गया। यूपी के लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क से सटे गांव पिपरिया बूढ़ में रात करीब 12 बजे एक चीते ने दस्तक दी थी। शिकार की तलाश में गांव में घुसा वो चीता जानवरों को तलाशते हुए यहां पहुंचा था। घर में बंधे इन जानवरों को वो शिकार बनाता, उससे पहले ही कुत्ते भौंकने लगे। कुत्ता भौंका था तो हमने उठ के देखा रहे, तो हम कुत्तों को डंडा मारा, तो कुत्ता को फिर जैसे बोला, बाघ बोला रहे, तब हमने देखा रहे, हमने चिल्लाया। हम लोगों ने देखा कि शेर आया हुआ था आंगन में, तो कुत्ते लिपट रहे, तो उन्होंने डर के मारे एकदम मकान छत, जो छप्पर सामने बना हुआ है, पहले ये लैटरिन के साथ चन्नी से लैटरिन की छत के ऊपर गया। उसकी जाने के बाद में 1 घंटे के बाद लगभग वो छप्पर बना हुआ छप्पर के ऊपर चढ़ गया। वहाँ लगभग 1 घंटा बैठा रहा। नक्षत्र कौर के मुताबिक जैसे ही उनकी नींद खुली, ये शोर मचाने लगी। शोर के डर से चीता कूदकर आंगन के छप्पर पर चढ़ गया। यहाँ पर वो करीब 1 घंटे तक बैठा रहा। कुछ ही देर में यहाँ पर गांव वालों की भीड़ लग गई। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से चीते की तस्वीर उतारने की कोशिश की। पहले तो थोड़ा डर लगा, लेकिन जब सब इकट्ठे हो गए तो हिम्मत बन गई। तो उसको देख के अच्छा लग रहा था, कि पहली बार देख के अच्छा लग रहा था। खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग के मुताबिक चीते की उम्र करीब 2 साल है। वो भटक कर गाँव में चला आया था। काफी देर की मशक्कत के बाद चीते को गांव से खदेड़ा गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक। देश में नक्सलवाद की समस्या तेजी से बढ़ रही है। देश के अलग अलग राज्यों के गांवों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमाने की पूरी कोशिश कर रहा है। नक्सलवाद से प्रभावित यूपी के चंदौली में भी पुलिस प्रशासन के होश उड़े हुए हैं, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने एक नायाब फॉर्मूला इजाद किया है। अगर ये फॉर्मूला कामयाब होता है तो नक्सलवाद से लड़ने में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। पुलिस कॉम्बिंग की ये तस्वीरें यूपी के नक्सल प्रभावित जिले चंदौली की है। उबड़ खाबड़ जमीन पर हथियारबंद ये जवान नौगढ़ के गांव में नक्सलियों के किसी भी मंसूबे को नाकामयाब करने के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। नक्सल प्रभावित चंदौली में हाल फिलहाल में तो कोई भी बड़ी नक्सल वारदात नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी ने प्रशासनिक अमले की चिंता बढ़ा दी है। उन्हें डर है कि कहीं बेरोजगारी से परेशान गांव के नौजवान बंदूक न थाम ले। इस समस्या से लड़ने के लिए चंदौली जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है। प्रशासन ने यहां पर स्मॉल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो ये पूरा प्रयास ये किया गया है कि इसी नक्सल इलाके के लोग को लेकर के उनको मास्टर ट्रेनर बनाया जाए और उनके माध्यम से यहाँ के ऐसे बेरोजगार व्यक्ति, ऐसे बच्चे जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, कुछ रोजगार करना चाहते हैं, उनको वहाँ की जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उस इलाके में, उससे जुड़े हुए ट्रेड में ही प्रशिक्षण दिया जाए। कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत ये एक बहुत महत्वपूर्ण हमारी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत हम, जैसा कि आपको डीएम साहब ने भी बताया कि तमाम तरह के जो बच्चों को हुनर हैं, जो अशिक्षित या कम पढ़े लिखे जो युवक हैं, जो नक्सलवाद की तरफ जा सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं, अपराध की तरफ जा सकते हैं, उन बच्चों को हमें अपने समाज के छोटे बच्चों को रोकना है कि गलत दिशा में ना जाएं। लघु कौशल विकास योजना के तहत कम पढ़े लिखे युवाओं को सिलाई, बढ़ईगिरी, इलेक्ट्रीशियन, बार्बर, मोटर मैकेनिक, कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग की खास बात यह है कि इसके ट्रेनर लोकल हैं और ये पूरी तरह से निःशुल्क है। 1.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन नौजवानों को अलग अलग संस्थानों में भेजकर
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दिलाई जाएगी। फिर इन्हें नौकरी दिलाने में प्रशासन मदद करेगा। ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं के मुताबिक यहाँ आकर उनकी जिंदगी ही बदल गई है। बाहर जाएंगे कहीं भी शहर या मार्केट वगैरह में, जिससे हम काम करेंगे और काम करेंगे तो सर इससे हमें पैसा मिलेगा तो हम अपने परिवार को और आने वाली पीढ़ी को अच्छी पढ़ाई लिखाई और अच्छा रोजगार वगैरह दिला सकते हैं। यहाँ पे हम सीख कर सोचते हैं कि बनारस होना चाहिए, जैसे बड़े बड़े शहरों में जाकर काम करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो सुधर जाएगी। देश में तेजी से बढ़ रहे नक्सलवाद पर लगाम लगाने के लिए चंदौली प्रशासन की ये पहल बेहद कारगर हो सकती है। अगर प्रशासन का यह फॉर्मूला चंदौली में कामयाब होता है तो इसे नक्सल प्रभावित दूसरे जिलों में भी आजमा कर नक्सलवाद की समस्या से काफी हद तक निजात पाई जा सकती है। उदय गुप्ता, चंदौली, आज तक। देश में चल रहे सरकारी स्कूल का स्तर किसी से छिपा नहीं है। खासतौर से गांव के सरकारी स्कूलों की हालत तो बहुत खराब है। न तो क्लासरूम की व्यवस्था है, न टीचर कभी क्लास में झांकने जाते हैं। लेकिन आज हम आपको गांव के एक ऐसे सरकारी स्कूल में ले चल रहे हैं जहां शहरों के प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा सुविधाएं हैं। गांव के इस सरकारी स्कूल में बच्चे प्रोजेक्ट पर पढ़ाई कर रहे हैं। इनके हाथों में टेबल। गांव के ये बच्चे ई बुक से अपना करियर संवार रहे हैं। ये नजारा है गुजरात के एक गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल का। राजकोट के गांव सांगनवा का ये स्कूल डिजिटल स्कूल के नाम से मशहूर है। गांव के स्कूल में हर वो सुविधा है जो शहर के स्कूलों में भी नहीं मिलती। यहाँ पर क्लास परंपरागत पुराने ब्लैक बोर्ड की जगह आधुनिक प्रोजेक्टर पर चलती है। बच्चों को ऑडियो वीडियो माध्यम से क्लास में पढ़ाया जाता है। एक छोटे से गांव में यह संभव हुआ है स्कूल के प्रिंसिपल सुभाष भाई राठौड़ की बदौलत। ये टेक्नोलॉजी का युग है, मोबाइल का युग है। दुनिया पूरी अभी टेक्नोलॉजी के साथ इतनी डेवलप हो रही है, तो ये गांव में जो बच्चों को रेगुलर एजुकेशन मिल रहा है उसके साथ टेक्नोलॉजी को डेवलप करके बच्चों को सिखाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए तो उसका रिजल्ट कहीं और होगा। ऐसा सोच के मैंने ये स्कूल का विचार किया। स्कूल के प्रिंसिपल सुभाष के मुताबिक गांव के स्कूल में बच्चों को डिजिटल क्लास में पढ़ाया जा रहा है। 8वीं तक के स्कूल में फ्री वाईफाई से लेकर एनिमेशन सिखाने तक की सुविधा है। बच्चे कंप्यूटर और टैबलेट पर पढ़ाई करते हैं। शहर के स्कूलों की तरह ही यहाँ पर पढ़ाई के अलावा दूसरी गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गांव के स्कूल में मिल रही आधुनिक शिक्षा का ही यह नतीजा है कि जब 8वीं पास करके ये बच्चे स्कूल से निकलते हैं तो उन्हें शहर के किसी भी स्कूल में आराम से दाखिला मिल जाता है। मेरे को एक फायदा हुआ है। मैंने अभी मेरे गांव में एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई है जो कंप्यूटर से चलती है। तो मैंने बहुत से मजदूरों को बुलाया मगर वो चला नहीं सका। मगर यहाँ से जो 8 पास होके बाहर निकला वो लड़का आता है, उसको मैं बुलाता हूँ तो वो आराम से चलाते हैं। हम ब्लैक बोर्ड में पढ़ते हैं और अब डिजिटल क्लास में पढ़ते हैं तो हमें डिजिटल क्लास में बहुत अच्छा लगता है और हम उत्साह से यहाँ पढ़ने आते हैं। हमको हमारे शिक्षक एनिमेशन के द्वारा पढ़ाते हैं, इसलिए हमें बहुत जल्दी याद रह जाता है। राजकोट से महज 40 किलोमीटर दूर गांव में चल रहे स्कूल ने यह दिखा दिया है कि अगर स्कूल प्रशासन चाहे तो गांव के स्कूल का भी कायाकल्प हो सकता है। इस स्कूल की वजह से आज सांगनवा गांव में उन लोगों का पलायन रुक गया है जो बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने की मजबूरी में शहर जाते हैं। तेजस शिशांगिया, राजकोट, आज तक। गांव आज तक में अब चलते हैं कालीन नगरी भदोही। यूपी का भदोही जिला बेहद पिछड़ा है, लेकिन यहाँ का कालीन उद्योग दुनिया भर में मशहूर है। भदोही को गांव वाले शहर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था गांव पर टिकी है। यहाँ के 95% गांव में कालीन बुनने का काम होता है। गांव की इसी कालीन को विदेशों में कंपनियां महंगे दामों पर बेचती हैं। कैसे कालीन उद्योग में भदोही ने कमाया है नाम, ये रिपोर्ट देखिए। उंगलियों के इन जादूगरों से मिलिए, कालीन के इन कारीगरों से मिलिए। इन लोगों ने अपनी मेहनत और हुनर के दम पर एक छोटे से जिले को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला दी है। कालीन का नाम आते ही यूपी के भदोही का नाम सबसे पहले लोगों की जुबान पर आता है।
भदोही के हर गांव में आपको ऐसे ही नजारे मिल जाएंगे। ऐसा कोई घर नहीं जहां कालीन से जुड़ा काम ना हो रहा हो। हर घर में आपको छोटे छोटे लूम मिल जाएंगे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत से हर साल विदेश में करीब 8,400 करोड़ रुपए का कालीन निर्यात होता है, जिनमें से करीब 60% हिस्सेदारी भदोही की है। यहाँ से सबसे ज्यादा कालीन अमेरिका निर्यात किया जाता है। भदोही की कालीन जो है पूरे दुनिया में उसकी डिमांड होती है। यहाँ की कालीन का जो निर्यात होता है, जो भी हिंदुस्तान से कालीन को निर्यात करते हैं वो यही कहते हैं कि ये हमारी कालीन भदोही में बनाई गई है, भदोही की कालीन है। ये जो कृषि से लोग संबंधित हैं, जो कि साल में शायद 2 महीना कृषि के ऊपर अपना काम कर सकते हैं, उनको 10 महीने के लिए ये गलीचे का बुनाई करना, उसमें और काम मिल जाता है। भदोही के तकरीबन 95% गांव कालीन उद्योग से जुड़े हुए हैं। खेती के साथ साथ लोग घरों पर कालीन बुनने का काम करते हैं। खास बात यह है कि इस काम में सबसे ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। महिलाएं घरों का काम निपटाने के बाद घर पर ही कालीन के लिए कच्चा माल तैयार करती हैं। इन लोगों के मुताबिक मुगल काल में यहाँ के खमरिया गांव में कुछ बुनकर ईरान से आए थे। उन्होंने ही गांव वालों को कालीन बुनाई की कला सिखाई। तब से ये कला यहाँ पर विरासत बन गई है। ऑन डिमांड कोई भी डिजाइन बुनने में यहाँ के कारीगर उस्ताद हैं। अपने हाथ से भी डिजाइन बनाते हैं। बहुत लोग आते हैं डिजाइन बताते हैं, या बहुत लोग आते हैं ड्रेस उसका देते हैं बनाने के लिए। जैसा आपका मर्जी डिजाइन, आपको बहुत लोग को ऐसा पसंद होता है डिजाइन वही बनाता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही यहाँ के घरों से मशीन की ठक ठक की आवाज आने लगती है। बड़ी बड़ी कंपनियां गांव से कालीन खरीद कर उसकी मार्केटिंग करती हैं। भदोही के कालीन की दुनिया में इतनी डिमांड है कि यहाँ के कालीन पर मेड इन भदोही छपा होता है। कालीन उद्योग से जुड़े इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार इस उद्योग को मदद करे तो यहाँ के गांवों की तस्वीर बदल सकती है। दिनेश कुमार, भदोही, आज तक। गांव आज तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। ये खबर बहरहाल अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में सूटकेस में लाश मिलने की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। लड़की की शिनाख्त तो हो चुकी है, हत्या के पीछे किसका हाथ है इसका खुलासा नहीं हो सका है। What's so good about Netflix? Well, there's a lot to love about Netflix. Arguably, after YouTube, Netflix is perhaps the most well-known